छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में। और छात्रों, ये जो अंतरिक्ष है ये पृथ्वी के बाहर का जो असीम क्षेत्र होता है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि देने वाले हो तो आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। और मुख्यतः एमपीटीईटी में जो पर्यावरण का चैप्टर आपको लगा हुआ है, इसमें पर्यावरण के अंतिम चैप्टर में इसके 3 हिस्से, 3 कंटेंट इसमें अंतरिक्ष से संबंधित लगे हुए हैं। तो आइए हम इनको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले छात्रों, हम यहाँ देखते हैं परिभाषा हमने लिख रखी है, अंतरिक्ष अन्वेषण। छात्रों, अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब होता है अंतरिक्ष से संबंधित जानकारियां जुटाना, अंतरिक्ष में जाना, फोटो खींचना, वहां से कुछ जानकारियां लाना और पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों को या उससे जुड़े लोगों को वो जानकारियां उपलब्ध करवाना। सीधी सी बात, अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण। एक बात हो गई। छात्रों, यहां जो आप देख रहे हो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहलाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर हम आगे देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई ये 1962 में हुई। एक सन आपको याद रखना है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? सन 1962 में हुई। इसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी का अंतरिक्ष विभाग का नाम बदल करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1962 कर दिया गया। और इसी के तहत थुम्बा में 1963 में, इसके बाद छात्रों ये थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC की स्थापना हुई। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर इसी के बाद में 1969 में इसरो की स्थापना हुई। छात्रों, ये जो इसरो यहां हमने लिखा है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका इसरो का फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है। आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद में छात्रों अंतरिक्ष विभाग व अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, और ये किया गया 1972 में। इसके बाद में यहां हमने एक क्रम लिख रखा है, आभा रोए। अभी हम आपको बताएंगे। ये आभा रोए जो हमने यहाँ लिखा है, ये भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों का क्रम है। आर्यभट्ट सबसे पहले छोड़ा गया, फिर भास्कर, फिर रोहिणी और फिर एप्पल। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। देखो छात्रों, यहां हमने कुछ चीजों को लिख रखा है। सबसे पहले तो आप इनको सीख लो, ये क्या कहलाते हैं। यदि कभी मेटसेट, और ये कई श्रेणियों के उपग्रह होते हैं। सबसे पहले आप कृत्रिम उपग्रह को समझ लो। यहां कहीं लिखा होगा इनसेट, ये लिखा हमने इनसेट। छात्रों, इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इनका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। ये छात्रों कई प्रकार के होते हैं, हमें मुख्यतः 4 प्रकार के ये पढ़ना है। और इन उपग्रहों को क्या किया जाता है? उपग्रहों को पृथ्वी की किसी कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार के रॉकेट या यानों का, खासकर रॉकेट का उपयोग किया जाता है। यानों का नहीं, रॉकेट का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन, जो रॉकेट कृत्रिम उपग्रहों को रख करके और पृथ्वी की कक्षा में ऊपर ले जाकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं छात्रों, उनको हम SLV कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV भी कई प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। खैर, SLV का फुल फॉर्म आप समझ जाओ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऐसे रॉकेट होते हैं जो कृत्रिम उपग्रहों को रख करके और ऊपर की ओर ले जाते हैं और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके वापस आ जाते हैं। और छात्रों, कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का जो तकनीक दी थी वो न्यूटन के द्वारा दी गई थी। ये पृथ्वी की कक्षा में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब रॉकेट 1 सेकंड में 8 किलोमीटर घूम जाता है पृथ्वी के चारों ओर। इतने वेग से ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं
रॉकेट, ये SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। अब दूसरी बात एक और कि जो उपग्रह पृथ्वी की सतह से, देखो उपग्रहों का छात्रों जीवन काल भी होता है कि कितने समय तक काम करते रहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कब तक हमें डाटा भेजती रहती है, जिसके लिए वो स्थापित किए गए हैं वो कब तक हमें जानकारी देते रहते हैं। ये इनकी ऊंचाई पर निर्भर करता है पृथ्वी सतह से। जो उपग्रह पृथ्वी सतह से जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है उसका जीवन काल उतना ही अधिक होता है। एक चीज आप समझ जाओ, जैसे हम कहें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उपग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह जितने भी होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सभी के सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अब छात्रों जैसे हम कहें कि चंद्रमा, अब चूंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी सतह से बहुत ज्यादा है, 3,84,000 किलोमीटर लगभग, तो ये चूंकि पृथ्वी सतह से सबसे ज्यादा दूरी पर है इसलिए इसका जीवन काल भी अनंत वर्षों तक का माना गया है। ठीक है, चंद्रमा का जीवन काल अनंत वर्षों तक माना गया है। सौरमंडल का हम एक अलग वीडियो ला करके आपको बहुत सारी जानकारी दे देंगे। तो आप इतना समझ गए छात्रों। उपग्रहों को एनर्जी या ऊर्जा कहां से मिलती है, तो उसमें सौर सेल पैनल लगे होते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं अपनी निश्चित कक्षा में, इनमें सौर सेल पैनल लगे होते हैं। और सौर सेल पैनल में मुख्यतः सिलिकॉन एक धातु का उपयोग किया जाता है जो अर्धचालक होती है, जिसकी विशेषता क्या होती है अर्धचालकों की, ताप बढ़ने के साथ साथ इनमें विद्युत चालकता बढ़ती जाती है। मतलब ये सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं अर्धचालक, इसीलिए वहां सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यदि लाइट वहां नहीं होती है तो। इसके बाद छात्रों देखते हैं हम, ये हमने उपग्रहों के प्रकार आपको यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहले यहाँ मैटसेट, देखो मैटसेट यहाँ एम लिखा ही है, इसे आप समझ जाओगे एम से कि ये मौसम का पूर्वानुमान लगाने संबंधी जो उपग्रह होते हैं, कई उपग्रह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैटसेट कहते हैं। ये मौसम का पूर्वानुमान लगाने संबंधी भारत का प्रथम मौसम उपग्रह जो था उसका नाम था क्या, मैटसेट। एम से मौसम, मैटसेट मौसम, समझ गए होंगे। दूसरा छात्रों यहाँ लिखा है एजुसेट। एजुसेट जो है ये एजुकेशन शब्द से ही बना है, तो आप समझ रहे होंगे शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कृत्रिम उपग्रह यहाँ से कई भाषाओं में टीवी चैनल के माध्यम से और बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था इस उपग्रह के माध्यम से की गई थी। तो एजुसेट मतलब शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, और ये 2004 को इस एजुसेट की स्थापना हुई थी। और ये दुनिया का पहला ऐसा एक उपग्रह था जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए स्थापित किया गया था। इसरो ने ऐसे किया था। इसरो इनकी लॉन्चिंग का काम करता है, कृत्रिम उपग्रह बनाने का भी काम करता है इसरो। इसकी एक संस्था है एंट्रिक्स या अंतरिक्ष, जो छोटे छोटे कृत्रिम उपग्रह बनाकर बेचती हुई है विदेशों को, आगे हम आपको बताएं कभी और विस्तृत। और जो एजुसेट था इसने शुरुआत में 7 साल तक काम करता रहा, वो डाटा हमें भेजता रहा और संचार उपग्रह था चूंकि। इसके बाद यहां लिखा है छात्रों रोहिणी। जो रोहिणी श्रेणी के उपग्रह होते हैं ये खगोलीय प्रेक्षणों की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। जैसे रोहिणी खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खगोल से संबंधित नाम है भारतीय परंपरा में। तो जो रोहिणी है ये खगोलीय प्रेक्षणों की जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है कि कौन सा खगोलीय पिंड कब किसके कितने पास से गुजरेगा, कब किसके कितने दूर से गुजरेगा, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, रोहिणी टाइप के जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनके द्वारा। इसके बाद छात्रों हम यहां लिखते हैं एप्पल जो होते हैं ये संचार उपग्रह कहलाते हैं। भारत के प्रथम संचार उपग्रह को एप्पल ही कहा गया। या कभी आपको प्रश्न आ जाए कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो एप्पल आपको कहना है। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे कि एप्पल संचार, एप्पल मतलब जैसे हम कहें कि एप्पल है, अब यदि किसी ने देख लिया तो सबकी नजर उस पर ही जा रही, सब उसको खाने के चक्कर में लगातार, तो वो संचरित होता गया, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी हो गई। अब तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, एप्पल जो है ये संचार उपग्रह है। फिर छात्रों यहां हमने लिखा है भारत के द्वारा जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं उनका सीक्वेंस यहां हमने बताने का प्रयास किया है, उनका क्रम क्या है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, आभा रो ए। यदि आप ऐसा याद रख लेते हो तो एक क्रम से भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों का क्रम आपको याद आ जाएगा, कौन पहले फिर दूसरा। तो आ से बनता है छात्रों आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत इनकी पुस्तक है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने पृथ्वी निवासियों को सबसे पहले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में इन्हें जानकारी दी, सूर्य सिद्धांत पुस्तक में आर्यभट्ट। तो
आर्यभट्ट जो था ये 19 अप्रैल 1975, छात्रों ये डेट जरूर हमें याद कर लेना, 19 अप्रैल 1975 को ये रूस से पृथ्वी की अंतरिक्ष में, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। क्योंकि उस समय जो कंडीशन थी भारत की वो ऐसी नहीं थी कि इनके खुद के रॉकेट हो, मतलब हम कहें कि उपग्रह तो इनके रहते थे, लेकिन जो रॉकेट होते थे जिनको हम एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं वो भारत के पास नहीं थे, वो रूस के सैटेलाइट, रूस के जो एसएलवी होते थे हम उनका उपयोग उस समय करते थे। ठीक है, इस टाइप से जैसे बन कहते कि पत्थर तो है पर गुलेल नहीं है, इस टाइप से ऐसे आप समझ जाओगे, ऐसी कंडीशन बनी थी वहां। तो ये पहला आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 को इसे रूस से प्रक्षेपित किया गया और उसका जो नाम था प्रक्षेपण यान का वो था कासमास प्रक्षेपण यान, जो इसको लेकर के गया था पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने के लिए। ये छात्रों आर्यभट्ट जो था ये 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया और ये 360 किलोग्राम वजन का था। इतने डाटा पर्याप्त हैं, आप याद रख सकते हो इसे। छात्रों दूसरा हम जो देखते हैं, ये भा लिखा है तो बनता है भास्कर। ये जो भास्कर किया गया ये 7 जून 1979 को, ये दूसरा था। फिर तीसरा जो किया गया रोहिणी, ये असफल रहा। बाकी ये आर्यभट्ट, भास्कर और एप्पल ये सफल रहे थे। रोहिणी असफल रहा था, यहां से आप याद रखना, रोहिणी असफल था। ठीक है, ये रोगणी, रोग वगैरह कुछ लगा होगा, यहां से जोड़ लो आप, रोगी है, रोगिणी है, तो फिर वो असफल ही हो गया होगा। और चौथा जो छात्र था इसका नाम था एप्पल। ये 1981 में फ्रेंच गुयाना से इसे भेजा गया था। ये भारत का प्रथम भूस्थितिक उपग्रह था और भारत का प्रथम ये संचार उपग्रह भी था। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी आपको ये फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां हमने जीपीएस लिख रखा है छात्रों। ये जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये उपग्रहों की एक टेक्निक कहलाती है जिसके द्वारा किसी भी पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है छात्रों, फिर यहां हमने लिख रखा है आईआरएस। आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक, फिर यहां लिखा है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, पहले बता चुके। फिर ये पीएसएलवी लिखा है छात्रों। पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहां इसरो लिखा है, पहले बता चुके हम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और फिर से आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। कभी यदि आपको प्रश्न आ जाए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है तो आपको कह देना है इसरो। क्या कहना है? इसरो। यहां छात्रों इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब यदि छात्रों आपको प्रश्न आ जाता है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है तो आपको कहना है इसरो। कभी यदि प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है तो आपको कहना है नासा। ठीक है, और ये जो इसरो है ये इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, मतलब कृत्रिम उपग्रह बनाना और उन बनाए गए उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना और फिर उनसे उपयोग लेना, इस सब के बारे में दिशा निर्देशन या मार्गदर्शन या कार्य कौन सी संस्था करती है? भारत की इसरो। यहां छात्रों हमने लिखा है नासा, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का क्या होता है? फुल फॉर्म। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। यहीं पर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने काम इस एजेंसी में किया है। ठीक है, अभी इनके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। फिर छात्रों यहां लिखा है एएसएलवी। जो एएसएलवी है ये आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सबसे आधुनिकतम रॉकेट कहलाते हैं, प्रक्षेपण यान कहलाते हैं, जो कृत्रिम उपग्रहों को ले जाते हैं। सबसे आधुनिकतम मतलब सबसे ज्यादा वजन ये ले जाएगा, सबसे ज्यादा दूरी तक ये ले जाएगा। हालांकि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम वाहनों को कहते हैं। एक यहां पर लिखा है जीएसएलवी।
GSLV, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छात्रों जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, ये जो रॉकेट होते हैं ये 36,000 या ये लॉन्च व्हीकल 36,000 किलोमीटर तक उपग्रहों को ले जाते हैं। मतलब यदि हम कहें कि इनको हम जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इनको हम भूस्थितिक उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। अभी हम आपको आगे तुल्यकालिक उपग्रह के बारे में बताएंगे कि तुल्य का मतलब यहाँ क्या होता है। छात्रों ये SAC लिखा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर यहां लिखा है PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये छोटे उपग्रहों को ले जाते हैं और कम ऊंचाई तक ले जाते हैं, 900 किलोमीटर तक ये ले जाते हैं। मतलब सबसे कम वजनी और सबसे कम दूरी तक जो ले जाते हैं वो PSLV टाइप के रॉकेट इनको ले जाते हैं उपग्रहों को। ये हमने इनकी जानकारी आपको दे दी। इसके बाद छात्रों यहां हमने लिख रखा है भारत के 2 प्रक्षेपण केंद्र। प्रक्षेप का मतलब ही होता है फेंकना, और ये किस चीज को फेंकते हैं? रॉकेट फेंकता है सीधा ऊपर। ठीक है, अभी हम यहां वो चीजें लिखी हैं, देख लो। पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। यहां पर एक शब्द हमने लिखा है पलायन वेग, और ये जो पलायन वेग होता है छात्रों, ये अलग अलग तल पर अलग अलग होता है। पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, माने अब ये पलायन वेग क्या कहलाता है? वह न्यूनतम वेग कि जिससे यदि किसी वस्तु को, जैसे पृथ्वी के संदर्भ में पलायन वेग कहें, तो वह न्यूनतम वेग किसी वस्तु का कि जिससे पृथ्वी से यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, ये लौटकर वापस नहीं आती। उस न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यदि पृथ्वी पर से हम कोई भी पत्थर 11.2 किलोमीटर दौड़ जाए, वो पत्थर 1 सेकंड में, यदि इतने वेग से फेंक दें तो ये लौट के नहीं आएगा, अंतरिक्ष में निकल जाएगा, तैरता रहेगा वहीं। तो ये पृथ्वी तल पर पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट इसी वेग से जाते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सूर्य तल पर पलायन वेग है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक चीज आप याद रखना। फिर हम आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर हमारा है कि भारत के 2 प्रक्षेपण केंद्र हैं जहां से रॉकेटों को उन SLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, यहां कृत्रिम उपग्रहों को रखकर और पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये 2 भारत के सेंटर हैं। पहला तो है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। VSSC का फुल फॉर्म छात्र होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एक ये है। और ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? तुम्बा में। ठीक है, इसे रॉकेट अनुसंधान केंद्र कहते हैं। मतलब ये PSLV, मतलब ये SLV का विकास करता है, रॉकेट बनाता है। ठीक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तुम्बा, और ये तिरुवनंतपुरम जिले में पड़ता है, केरला में। ठीक छात्रों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना, यहां बी लिखा है और यहां की लिखा है, बिकी। इनकी एक संस्था है, मतलब ये क्या करते हैं, ये कुछ SLV बनाते भी हैं, कुछ सैटेलाइट भी ये बनाते हैं जिनको बेचते हैं। तो ऐसा याद रख लेना, बिकी, विक्रम साराभाई केरल। तो केरल में है तो आपको पता चल जाएगा कि तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रॉकेट अनुसंधान केंद्र है और ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास यही होता है। रॉकेट यही बनते हैं जो उपग्रहों को ले जाते हैं। दूसरा छात्रों हमने यहां लिखा है सार। दोनों के कार्य लगभग समान है। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सार का मतलब होता है सतीश श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा सेंटर ये कहलाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, ये कहां है? श्रीहरिकोटा, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे? सतीश धवन, धवन वैसे कोई अपने यहाँ के अच्छे खासे बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं, और ठीक है, अब ये क्रिकेटर हैं, किसी भी बॉलर की आंखों में धूल झोंक देते हैं। ये बहुत बेकार तरीके से उनको अच्छे रन मार देते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि आंखों में धूल, तो आंध्र प्रदेश में है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। ठीक है, या फिर कैसे याद रखोगे? एक तो यहाँ हरि लिखा है और यहाँ सती लिखा है। जो लोग महिलाएं जो सती हो जाती हैं वो हरि को प्यारी हो जाती हैं, ऐसे आप याद यहां से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद छात्रों हम आते हैं एक भारतीय अंतरिक्ष के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिनका नाम है कल्पना चावला।
ये कल्पना चावला जो थी ये करनाल हरियाणा की रहने वाली थी, लेकिन इनको अंतरिक्ष में जाने का या पायलट बनने का बहुत ज्यादा शौक था। सबसे पहले ये अंतरिक्ष में कब गई? 19 नवंबर 1997 को ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गई। ये नासा के मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही थी। नासा मतलब वहां अमेरिका में कार्य कर रही थी। एक इनका जो मिशन था, मिशन STS 107, और जिस ये मिशन का नाम है मिशन STS 107, और जिस यान से ये अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम था छात्रों कोलंबिया। नासा का ये एक अभियान था, एक मिशन था कि अंतरिक्ष में जाकर बहुत समय वहां रोककर वहां से संबंधित जानकारियां यहां लाना थी, अंतरिक्ष की जानकारियां यहां देना थी। लेकिन किस्मत से वो जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। पृथ्वी पर उतरने के पहले जो यान था वो डिस्टर्ब हो गया और इनकी कल्पना चावला जी की उसमें डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद और ये घटना जो थी वो 2003 की थी। फिर 2003 से ही मेडसैट का नाम बदलकर कल्पना चावला रख दिया गया। मौसम संबंधी जितने भी जो उपग्रह स्थापित किए गए फिर वो मेडसैट के नाम से नहीं किए गए, वो कल्पना चावला जी के नाम पर फिर स्थापित किए गए भारत में। यहां छात्रों हमने लिख रखा है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन अंतरिक्ष यात्रियों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है, यहाँ एस्ट्रोनट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? यूएसए में एस्ट्रोनट्स कहते हैं। वैसे नट बोल्ट वगैरह वहां बनते ही हैं अमेरिका में सबसे ज्यादा। चीन में कहते हैं टाइकोनाइट्स, वैसे चीनी आदमी टाई वगैरह लगाए रहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। और सोवियत संघ में इनको कहते हैं कास्मोनाइट। ठीक है, सोवियत संघ में क्या कहते हैं इनको? कास्मोनाइट। अब छात्रों हम आगे देखते हैं। ये आप चाहे तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं, पूरे डाटा आपके पास आ जाएंगे। आप आराम से इसकी एक फोटो ले लो, क्योंकि हमारे बताने की स्पीड कुछ ज्यादा है, कम समय में ज्यादा डाटा आपके पास निकल के आए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। यहां तक हमने आपको बता दिया था विश्व में अंतरिक्ष का प्रारंभ, अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत विश्व में। यदि कभी आपको प्रश्न आता है कि विश्व में अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत, तो वो सोवियत संघ रूस के द्वारा हुई। विश्व में अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत कैसे हुई? विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। उसका क्या नाम था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक फर्स्ट था। 1957 में से अंतरिक्ष में छोड़ा गया, पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया। आपको याद रखना है कहां से? रूस से। मतलब अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा था? रूस था। छात्रों 7 देश ऐसे हैं पूरे संसार में, उनमें भारत भी शामिल है, जिनको अपना उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का ज्ञान है। ठीक है, उन देशों पे हमें चर्चा नहीं करना है, आप समझ रहे होंगे, सभी डेवलप कंट्री, विकसित देश उसमें आ जाते हैं। इसके बाद छात्रों जो दूसरा कृत्रिम उपग्रह भेजा गया वो अमेरिका का था। उसके एक साल ही बाद एक्सप्लोरर फर्स्ट 1958 में, अमेरिका का एक्सप्लोरर। कैसे याद रखोगे? अमेरिका का एक्सप्लोरर और रूस का कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। जैसे भी हो आप तरीका से याद कर लेना। छात्रों कभी कभी प्रश्न आता है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो जानवर था, जीवित जानवर जो लौट के भी आया था अंतरिक्ष में यान में जाने के बाद में, तो ये 3 नवंबर 1997 को वो थी लाइका नामक कुतिया। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव था जो जीवित लौट के आया था, सिकुड़ती हुई, ठंडा लगती हुई, ये लाइका नामक कुतिया। ये स्पुतनिक सेकंड में यान में बैठ करके ये गई थी, ऐसा आप याद रख सकते हो। अमेरिका का बता दिया। फिर यहां लिखा है प्रथम यान जिसने चंद्रमा के चित्र पृथ्वी पर भेजे, ये था लूना 3। लूना कहीं भी लिखा हो आप इसे रूस कह देना। ठीक है, 1959 में। फिर यहां लिखा है विश्व का प्रथम चालक रहित यान, मतलब इसमें चालक नहीं थे, वो था लूना 16। क्या था? लूना 16 विश्व का प्रथम चालक रहित यान। फिर यहां हम चलते हैं। हाँ, अब बहुत यहां से आपको ज्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग और राकेश शर्मा, इनको अच्छे समझ जाओ। यहीं से हम चालू करते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है यूरी गागरिन। क्या लिखा है? यूरी गागरिन। ये भी रूस के थे, सोवियत संघ के थे, यूरी गागरिन। अब देखो इनमें अंतर क्या है। ये जो यूरी गागरिन थे, हालांकि ये पायलट वगैरह तो ये सब होते ही हैं। ठीक है, ये विमान वगैरह यान उड़ाने का शौक इनको होता ही है। कैप्टन
वगैरह ये होते ही हैं, सब आर्मी में, सब इन सब जितने भी लोग होते हैं सब आर्मी में काम करते हैं, विमान वगैरह उड़ाने में, कई युद्धों में अभ्यास वगैरह भी करते हैं। राकेश शर्मा जी 1971 में भारत पाकिस्तान वाले युद्ध में विमान उड़ाया था इनने, तभी से ये फेमस हुए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो यहां देखो गागरिन शब्द लिखा है, तो इसको अब पकड़ो। गागरिन मतलब गगन, और गगन मतलब आकाश, अंतरिक्ष। तो यहां से समझना कि ये जो यूरी गागरिन है, ये विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। ये कौन है? विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। और अंतरिक्ष संबंधी समस्त गतिविधियां सबसे पहले रूस के द्वारा जारी हुई। तो आप ऐसे कह सकते हो कि रूस के ये होंगे, ये हमने सोवियत संघ लिखा। और ये अंतरिक्ष में गए थे पहली बार 12 अप्रैल 1961। ये विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। ये 1 घंटे तक अंतरिक्ष में रहे थे, और इनके यान का नाम था बोस्टक फर्स्ट। क्या नाम था? बोस्टक फर्स्ट। अब यूरी गागरिन गगन में घूम रहे होंगे तो सब टकटकी लगाए नीचे से देख रहे होंगे, बोस्टक फर्स्ट, यूरी गागरिन, याद रख सकते हो। और गागरिन मतलब गगन मतलब अंतरिक्ष, तो ये अंतरिक्ष यात्री थे। अब कभी आपको यदि नील आर्मस्ट्रांग का नाम आ जाए, देखो चंद्रमा कैसा दिखता कभी कभी रात में या दिन में ही जब दिखता है तो कैसा दिखता है? नीला। ऐसा याद रखो। देखो आप कभी भी देखना, दिन में यदि चंद्रमा को आप देखते हो तो नीला दिखता है। तो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आप जब भी करो, अब इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। गागरिन गगन मतलब अंतरिक्ष, और नीला दिखता है में चंद्रमा। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये पहले अमेरिकी व्यक्ति थे, और विश्व के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग जिनने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। ये यान से उतर के और ये चंद्रमा पर ये टहले थे, ये चहलकदमी इनने की थी चंद्रमा पर। और ये किस यान से गए थे? इनके जो यान का नाम था वो था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। अपो नाम का कोई लड़का है, अप्पू नाम का। और अब आप कहते हो ना कि भाई देखो चंदा मामा अप्पू से कह रहा है चंदा मामा, तो अपोलो ऐसे इसको याद रख लेना, अपोलो 11। और ये कब गए थे? 1969 में गए थे। कभी कभी छात्रों यहां से एक प्रश्न और आता है, अब भाई कैसे याद रखोगे नील आर्मस्ट्रांग? क्योंकि नील वगैरह की फैक्ट्री जो लगा रहे थे वो अमीर होते ही हैं भाई। नील की फैक्ट्री या नील डालते हैं शर्ट वगैरह कपड़ों में तो अमीर होते हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग ध्यान रखो आप अमेरिकी थे। 2 यात्री इनके साथ और थे। एक कभी कभी प्रश्न आता है कि नील आर्मस्ट्रांग तो चंद्रमा की सतह पर पहले व्यक्ति थे पहुंचने वाले, दूसरे कौन थे? तो दूसरा कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 8 मिनट बाद एडविन एल्ड्रिन। किसने? एडविन एल्ड्रिन। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, माइकल कॉलिंस। ये यान में ही बैठे रहे थे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी चंद्रमा पर उतरने की, रिस्क नहीं लेना चाहते थे ये कॉलिंस, माइकल कॉलिंस। इन्हें सोचा कि कल हमें घर जाना है तो हम नहीं उतरते, तो ये माइकल कॉलिंस यान में ही बैठे रहे। तो छात्रों आप समझ रहे होंगे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। इसके बाद हम यहां आ जाते हैं राकेश शर्मा जी के बारे में। इनको समझना, ये जो राकेश शर्मा थे ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। मतलब भारत से अंतरिक्ष में कौन गया सबसे पहले, या कभी आपको प्रश्न आ जाए कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ये इनका जो मिशन था उसका नाम था सोयूज, मिशन सोयूज T11। इस मिशन के अंतर्गत ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है। और छात्रों ये 7 घंटे 21 मिनट 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे थे। ध्यान से सुन लेना, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में रहे थे। जब विशेष देखो अंतरिक्ष में जो भी यात्री जाता है विशेष प्रकार के सूट पहनना होते हैं, वो विशेष प्रकार के सेट उनको दिए जाते हैं, मुख्यतः रेडियो सेट दिए जाते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होते हैं। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, तो एक विशेष रेडियो सेट से बात करना होती है। तो ये राकेश शर्मा जी ने अपने यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बात की थी प्रधानमंत्री जी से। तो उनने गांधी जी ने पूछा था राकेश शर्मा जी से कि बताओ वहां से भारत को देखने पर कैसा लग रहा है। तो उन्होंने ये कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये जो रचित है ये, और ये घटना कब की थी? 1984 की। तो इतने डाटा छात्रों आपको याद हो गए। ठीक। कोई केस वगैरह चलते केस, तो कहते यार केस का तो अंत हो गया। क्या हो गया? केस का अंत हो गया। यहीं से जोड़ लेना कि अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्रमा से रिलेटिव नहीं है राकेश शर्मा जी।
ध्यान रखना, यहां से आप जोड़ सकते हो। फिर छात्रों यहां हमने एक चीज लिख रखी है, और वो क्या लिख रखा है, भूस्थितिक उपग्रह। ये भूस्थितिक उपग्रह या इन्हीं को कहते हैं तुल्यकालिक उपग्रह। तो इसकी कई प्रकार से परिभाषा दी जा सकती है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो कितने देर में चक्कर लगा लेती, 24 घंटे में, ये उसका घूर्णनकाल कहलाता है। तो ऐसे उपग्रह जिनका घूर्णनकाल नहीं, ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल, मतलब पृथ्वी के चारों ओर वो उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है, उन्हें भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं। इससे क्या है कि वो पृथ्वी के आमने सामने स्थिर बने रहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे उपग्रह जिनकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, यहाँ छात्रों 3600 लिखा गलत है, जिनकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, ऐसे उपग्रहों को हम भूस्थितिक उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। ये टीवी वगैरह, इंटरनेट, फोन, फैक्स चलाने में हमारी मदद करते हैं, और ये जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा पृथ्वी कक्षा में मतलब भेजे जाते हैं। ठीक है, GSLV द्वारा इनको स्थापित किया जाता है। छात्रों यहाँ यदि हम फिर से आ जाएं, यूरी गागरिन के बारे में बता दिया था, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, भाई पुरुष तो होगा यूरी गागरिन। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यदि कहा जाए तो वैलेंटाइना टेरेस्कोवा, ये सोवियत संघ की है, 1963 में गई थी वोस्टॉक 6 यान से, ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर यहां लिखा है सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला व्यक्ति था जेरी रोस। रोज माने रोज ही अंतरिक्ष में जा रहा, रोज से याद कर लेना, रोज अंतरिक्ष में जा रहा माने सबसे ज्यादा 7 बार गया, अमेरिका का था। रोज अमेरिका को सामने रहते ही, तो अमेरिका का था। अंतरिक्ष जाने वाले फर्स्ट एशियाई देश के जो प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था फाम तुआन, ये वियतनाम देश के थे। इसके बाद छात्रों हम यहां आ जाते हैं। कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो आपको कहना है सोवियत संघ मतलब रूस के अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पेडल। छात्रों गेनाडी पेडल ये सबसे ज्यादा 879 दिन अंतरिक्ष में रहे। हालांकि अलग अलग उनकी यात्रा है, ये एक साथ नहीं रहे 879 दिन। गेनाडी पेडल ये जैसे अपन साइकिल चलाते तो ये धीरे धीरे पेडल मारते रहे, तो बहुत समय तक ये अंतरिक्ष में ही बने रहे, मतलब सबसे ज्यादा समय तक गेनाडी पेडल रूस के हैं। फिर यहाँ लिखा है सर्वाधिक समय तक महिला कौन सी रही अंतरिक्ष में, तो उनमें इटली की सामंथा क्रिस्टोफोरिटी, इटली की महिला का नाम आता है सामंथा क्रिस्टोफोरिटी, ये 199 दिन में, ये भी अलग अलग रही। यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक भारतीय कौन रहा, तो आपको सुनीता विलियम्स के बारे में कहना है। हालांकि ये भारतीय मूल की अमेरिकी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी सुनीता विलियम्स। ये 195 दिन अंतरिक्ष में रही, अलग अलग। मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली भी सुनीता विलियम्स थी अंतरिक्ष में। चंद्रमा की यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, अपोलो 8, इसको आप याद रखना। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया प्रथम जानवर कौन था, देखो लाइका नामक कुतिया तो गई थी, वो लौट के आई थी। अल्बर्ट नामक बंदर, ये लौट के नहीं आया था, रॉकेट से गया था, ये रॉकेट लौट के नहीं आता, रॉकेट से गया था। फिर है फर्स्ट मानव रहित बग्गी, जिसे चंद्रमा तल पर चलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, मानव रहित बग्गी। बग्गी मतलब एक यान ही है, इसको हम छोटा यान कह सकते हैं। ये था लूनार को फर्स्ट। फिर यहां लिखा है विश्व का फर्स्ट अंतरिक्ष पर्यटक, सबसे पहले अंतरिक्ष पर्यटक मतलब अंतरिक्ष में घूमता फिरता था, डेनिस टीटो। भारत की फर्स्ट महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। छात्रों हमने जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है, कम समय में ज्यादा डाटा निकल के आ जाए। अभी हम आपको अंतरिक्ष संबंधित ये पूरा सिस्टम अभी पूरा नहीं हुआ है, कम समय के कारण हम यहाँ विराम कर रहे हैं। अभी हम चंद्रयान, मंगलयान आदि के बारे में हम आपको बताएंगे, वो हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। छात्रों यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।